Hello everyone, welcome to AduTab. So we have started a new initiative in which within 25 lectures we'll be covering your whole component of principles and practices of banking. So this is the 6th lecture. You can watch the previous 5 lectures on the channel. और अगर आपको ये lectures beneficial लगें तो please go ahead and subscribe to the channel. So आज जो हम topic करने जा रहे हैं वो है foreign currency accounts for residents. जो हमारे इंडियन रेजिडेंट्स हैं, हम लोग अगर फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करना चाहें तो हमें कौन से प्रकार के अकाउंट्स अलाउड हैं, किन किन कंडीशंस में अलाउड हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट हम किस अकाउंट को बोलेंगे? जो इंडिया, नेपाल और भूटान की करेंसी के अलावा किसी और करेंसी में अकाउंट मेंटेन्ड हो, उसे फॉरेन करेंसी अकाउंट बोला जाएगा। और एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कौन होगा अंडर फेमा? अगर वो इंडिया में रिसाइड किया है मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये बेसिक एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारी कुछ जर्नल प्रोविजंस हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जब भी आप एक फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करते हैं एज अ रेजिडेंट इंडिया में आप ओपन करते हैं, तो वो अकाउंट करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में हो सकता है इंडिविजुअल के लिए। और बाकी के जितने भी केसेस हैं, हमारे पार्टनरशिप फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट ही अलाउड हैं। सिंगल नेम में भी हो सकता है अकाउंट, जॉइंट नेम में भी ये हो सकता है। और अगर डेथ हो जाए उस पर्सन की जिसका अकाउंट है, तो डिस्पोजल कैसे होता है ऐसे अकाउंट्स का, जो फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट हैं? to remit to the nominee resident outside India to the extent of his share or entitlement from the account. अगर जो नॉमिनी है, अगर वो इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहा है, तो फिर उसे अपने शेयर जितना भी उसका बनता है उसे भेज दिया जाता है। अगर नॉमिनी रेजिडेंट इन इंडिया है, नॉमिनी रेजिडेंट इन इंडिया है और वो डिजायर करता है कि जो फंड्स हैं वो इंडिया से बाहर रेमिट कर दिए जाएं, ताकि जिस पर्सन की डेथ हुई है अगर उसकी फॉरेन में कोई भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके, तो वो इंडियन जो रेजिडेंट है वो बाहर भी पैसे भिजवा सकता है। जो नॉमिनी होगा, बाहर वाली जो भी लाइबिलिटीज हैं उन्हें पूरा करने के लिए विद द आरबीआई अप्रूवल। A resident nominee of an account held outside India. अगर कोई ऐसा अकाउंट है which was held outside India और उसका जो नॉमिनी है वो इंडियन रेजिडेंट है, एज पर फेमा उसमें क्या होगा, उसे वो क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट। मान लो एक राम नाम का पर्सन है और वो फॉरेन में उसका एक अकाउंट है, ठीक है, और इसका जो नॉमिनी है इस अकाउंट को वो इंडिया का है। तो जो इंडिया में नॉमिनी होगा, मान लो श्याम नाम का, इसे क्या करना होगा, इसे ये सारे पैसे इंडिया लाने होंगे, ये अकाउंट को क्लोज करके ये पैसे इंडिया लाने होंगे। राम की डेथ होगी, नॉमिनी का हक बनता है, नॉमिनी अब इस फॉरेन अकाउंट को नहीं मेंटेन करेगा, वो सारा पैसा इंडिया में लेके आएगा थ्रू बैंकिंग चैनल्स अकॉर्डिंग टू फेमा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपनिंग, होल्डिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स बाय अ रेजिडेंट इन इंडिया इज रेगुलेटेड अंडर। अगर एक इंडियन पर्सन अपना फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करता है तो वो कौन से एक्ट के अंडर रेगुलेट होगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दैट इज फेरा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो उन्हें रेगुलेट करता है फेमा। चलिए अब जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इंडियंस को अलाउड हैं मेंटेन करना, वो है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, डायमंड डॉलर अकाउंट स्कीम, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, ठीक है। जो इंडिया के रेजिडेंट्स हैं ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया भी होल्ड कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस पर्पसेस के लिए या उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो इंडिया में ही मेंटेन हो रहे हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट, बाहर भी अलाउड रहते हैं फॉर सर्टेन पर्पसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट की। ये अकाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी में किसी भी अलाउड फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हो। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 का बैंक होना चाहिए। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 वाले बैंक कौन से होते हैं? जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज में डील करना अलाउड होता है, हर टाइप की ट्रांजेक्शन में ये डील कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे पैसे कन्वर्ट रिकन्वर्ट करवाने पड़ते हैं, मेरे बार बार इंडिया से बाहर के चक्कर लगते रहते हैं, तो जितनी बार मैं डॉलर टू रुपीज, रुपीज टू डॉलर्स या रुपी टू येन करवाऊंगी तो मुझे कमीशन पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करती हूँ और बार बार मेरे पास फॉरेन करेंसी
का पैसा आता है, तो अगर मैं ये अकाउंट मेंटेन करती हूँ तो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती है, कोई भी कन्वर्जन वाले चार्जेस मुझे नहीं पे करने पड़ते हैं। ये वाला जो अकाउंट है फॉरेन एक्सचेंज वाला, इसे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रकार के लोग इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं जो इंडिया में रेजिडेंट है। अगर मुझे कोई भी विदेश से कमाई हो रही है, अगर मुझे विदेश से कोई भी कमाई हो रही है तो वो कहाँ पे जाएगी? एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट में जाएगी। लेकिन ये अकाउंट सिर्फ करंट अकाउंट की फॉर्म में मेंटेन होता है, ओनली करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलेगा, चेक फैसिलिटी जो है इसमें वो अवेलेबल रहती है हमेशा। ठीक है, तो ये है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन अकाउंट। अब इसमें कौन सा पैसा आना अलाउड है, क्रेडिट्स इसमें कौन कौन से अलाउड है? कोई भी इनवर्ड रेमिटेंसेस होती हैं नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू इस अकाउंट के अंदर आ सकती है, लेकिन ऐसा पैसा नहीं आएगा जो कि फॉरेन करेंसी लोन का पैसा हो या बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आई हो, उसका पैसा इस अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद मान लो मेरी एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है इंडिया में जो एक्सपोर्ट का काम करती है, 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हो, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हो, या फिर मैं ऐसी यूनिट्स को कुछ भी गुड सप्लाई करती हूँ, या फिर यूनिट डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में हो। ठीक है, अगर मेरी वो यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, 100% वहां से इनमें से जो भी सामान बनता है वो एक्सपोर्ट के लिए ही जा रहा है, और ऐसे यूनिट्स को अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज का पैसा मिलता है तो वो इस अकाउंट में, ईईएफसी अकाउंट में आना अलाउड है। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी पेमेंट मुझे रिसीव होती है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू अ यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तब भी मुझे पेमेंट मिलना अलाउड है। ठीक है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में मेरी कोई यूनिट है और मुझे पैसा रिसीव हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली यूनिट से, तब भी इस अकाउंट में पैसा आना अलाउड है। अब मान लो ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे ये मान लो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का एरिया हो गया, ये हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का एरिया हो गया, अलग अलग तरीके की यूनिट्स हैं। इसके अलावा जो बाकी का एरिया बचा ना, जो किसी भी एरिया जोन पार्क में नहीं आ रहा, वो आपका डोमेस्टिक टैरिफ एरिया होता है। ठीक है, तो वो अगर कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन वालों को सप्लाई करते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर मिलता है, तो इस अकाउंट के अंदर रिसीव हो सकता है। किसी एक्सपोर्टर को काउंटर ट्रेड के पर्पज से कोई भी पैसा मिलता है, वो भी इस अकाउंट में आ सकता है। काउंटर ट्रेड में क्या होता है? आप मुझे कोई गुड्स एंड सर्विसेज भेजो, मैं आपको उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विसेज दूंगी, तो उस रिलेशन में कोई भी पैसा अगर रिसीव होता है एक्सपोर्टर को, वो भी इस अकाउंट में आ सकता है। किसी को कोई एडवांस रेमिटेंस मिली है बाय एन एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ने कोई सामान बाहर भेजना है, उसके बदले में उसको कोई एडवांस पेमेंट मिली है, वो भी इस अकाउंट में आ सकती है। कोई उसने गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया से बाहर भेजे हैं, उसके लिए पेमेंट आई है, वो भी इस अकाउंट में आ सकती है। अगर मैं मान लो किसी कंपनी में काम करती हूँ, मुझे कोई विदेश से डायरेक्टर फी आई है, कंसल्टेंसी फी आई है, कोई लेक्चर दिया है मैंने जाके, उसके लिए मुझे लेक्चर फीस आई है, ऑनरेरियम आया है। ठीक है, अगर मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दी हैं तो इनका कोई भी फॉरेन करेंसी का पैसा आता है तो मेरे इस अकाउंट में आ सकता है। मान लो मेरे ईईएफसी अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे, ईईएफसी अकाउंट में मेरे $5000 पड़े थे, मैंने उसमें से $1000 विड्रॉ कर लिए, लेकिन 1000 में से 400 खर्च हुए, $400 $600 बच गए, तो ये $600 मैं दोबारा से उस अकाउंट में डलवाना चाहूँ तो मैं डलवा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने विड्रॉ रुपी की फॉर्म में करवा लिया था ना, अगर मैंने डॉलर्स की फॉर्म में कराया, डॉलर दोबारा बैंक को दे दिए, लेकिन अगर रुपी की फॉर्म में मैंने एक बार विड्रॉ कर लिए, फिर वो पैसा मैं ईईएफसी अकाउंट में नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है, तो कोई भी आप सोच लो कि बिजनेसेस के मामले में कोई भी पेमेंट मुझे रिसीव हो रही है फॉरेन करेंसी की, या इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कोई सर्विस दे के आई हूँ, उसकी पेमेंट मुझे इस अकाउंट में रिसीव हो सकती है। कि मैं विदेश गई थी, वहां मैंने लेक्चर दिया था, उसके जो मुझे पैसे रिसीव होने हैं, मैं ईईएफसी अकाउंट में रिसीव कर सकती हूँ। ठीक है, एडीआर जीडीआर की कन्वर्जन ऑफ शेयर्स हेल्ड टू एडीआर जीडीआर, उसके लिए भी मुझे कोई डिस इन्वेस्टमेंट होती है, उसके पैसे भी मुझे मिल सकते हैं। एडीआर क्या होता है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। जीडीआर क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। मान लो टाटा है, ठीक है, टाटा कंपनी है, अब वो ना
चाहती है कि यूएसए के लोग भी टाटा के शेयर्स खरीदें। लेकिन अगर अब टाटा यूएसए में शेयर्स बेचना चाहता है अपने, तो उन्हें फिर वहां पे अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा। अब वो लिस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, टाटा वाले यूएसए की किसी डिपॉजिटरी को मिलेंगे। डिपॉजिटरी बैंक्स ही होते हैं। टाटा इसके पास अपने शेयर्स रखेगा, इन शेयर्स के बदले में ये डिपॉजिटरीज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू कर देगा। टाटा बोलेगा 100 शेयर के बदले में एक एडीआर इशू कर दो, ठीक है। और अगर मैंने 2 एडीआर खरीदे हैं, माने यानी कि मेरे पास 2 अंडरलाइंग एसेट कौन सी है, टाटा के वो शेयर्स हैं। अमेरिका में अगर बेचे जाते हैं अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट से, अमेरिका के अलावा स्पेशली यूरोप में बेचे जाते हैं तो हमारे पास ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं कि टाटा को वहां जाके लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को। टाटा क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ वहां की डिपॉजिटरी को बोलेगी ये रखो शेयर्स, शेयर्स जो है इनके बदले में एडीआर इशू कर दो यूएसए की जनता को, तो वहां के लोग भी एक तरीके से इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके कोई डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स हैं वो भी इस अकाउंट में आ सकते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, उसके बदले में मुझे इंपोर्टर ने पेमेंट कैसे करी है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी है, तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू की गई पेमेंट भी मैं रिसीव कर सकती हूँ, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ईईएफसी अकाउंट से। अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, आप रुपी की फॉर्म में भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने रुपी की फॉर्म में पैसा आपने विड्रॉ कर लिया तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इनटू फॉरेन करेंसी एंड रीक्रेडिट, ठीक है। अगर मैंने ईएफसी अकाउंट में डॉलर की फॉर्म में निकलवाया तो मैं दोबारा से जमा करवा पाऊंगी, अगर मैंने रुपी की फॉर्म में विड्रॉ कर लिया तो फिर मैं दोबारा से जमा नहीं करवा पाऊंगी। अगर ये वाला अकाउंट कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल किसी के साथ जॉइंट अकाउंट की फॉर्म में ओपन करना चाहता है, ठीक है, परमिटेड टू इंक्लूड रेजिडेंट रिलेटिव्स एज जॉइंट होल्डर, मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, मैं किसी और रेजिडेंट रिलेटिव को अपना जॉइंट होल्डर बना सकती हूँ ईईएफसी अकाउंट में, लेकिन सिर्फ फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस में। फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस में क्या है, मैं अकाउंट चलाऊंगी सिर्फ, दूसरे को अलाउड नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फिर तब दूसरे को इस अकाउंट को चलाने का मौका तभी मिलेगा। इस अकाउंट में जो पैसा होता है, ईईएफसी अकाउंट में जो भी पैसा होता है, उसके अगेंस्ट ना मेरे को कोई फंड बेस्ड फैसिलिटी मिलती है, ना कोई फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। फंड बेस्ड में क्या होगा, कोई लोन वगैरह मैं इसको गिरवी रख के नहीं रख सकती हूँ इस अकाउंट के डिपॉजिट के अगेंस्ट, ना ही मैं कोई लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह जो कि नॉन फंड बेस्ड कोई गारंटी की सर्विसेज जो बैंक देते हैं, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, वो नहीं मिल सकती है, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर से पैसा कट कौन सा सकता है, अभी तक हमने बात की पैसा आ कौन सा सकता है, अब हम बात करेंगे पैसा जा कौन सा सकता है। कोई भी मुझे आउटसाइड इंडिया करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन करनी है, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन करनी है, मैं कर सकती हूँ। वही सेम जो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इनको कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में तो वो कर सकते हैं। कस्टम ड्यूटीज पे करनी है, वो इस अकाउंट से पे की जा सकती हैं। ट्रेड रिलेटेड लोन्स एडवांसेस एक्सटेंडेड बाय एन एक्सपोर्टर होल्डिंग सच अकाउंट टू हिज इंपोर्टर आउटसाइड इंडिया। मान लो मेरी यहाँ पे कंपनी है और मैंने कुछ एक्सपोर्ट करना है, मैंने कुछ एक्सपोर्ट करना है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो इस केस में लोन्स एंड एडवांसेस में दे सकती हूँ। जो इंपोर्टर है टू हिज इंपोर्टर कस्टमर आउटसाइड इंडिया, अगर मेरा जो विदेश में कोई भी इंपोर्टर कस्टमर है उसको मैं लोन या एडवांसेस देना चाहूं तो मैं ईईएफसी अकाउंट से दे सकती हूँ। इंडिया का एक्सपोर्टर बाहर के इंपोर्टर को पैसा दे सकता है लोन या एडवांसेस की फॉर्म में इस अकाउंट से के थ्रू, ठीक है। पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग पेमेंट्स ऑफ एयरफेयर एंड होटल एक्सपेंडिचर। अगर मुझे इंडिया के किसी रेजिडेंट को फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करनी है गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई के लिए, इवन होटल वगैरह का, एयरफेयर का, फ्लाइट का खर्चा है, वो भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन रेजिडेंट्स कौन से फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट जो है फॉरेन करेंसी में इंडिया में ओपन कर सकते हैं, कि आपको, मुझे, हम लोगों को, हम इंडिया के रेजिडेंट हैं, अगर हमें फॉरेन करेंसी का अकाउंट इंडिया में ओपन करना है, कौन सा अकाउंट हो सकता है। ईईएफसी होता है, आरएफसी होता है, डीडीए होता है, एफसीएनआर नहीं होता। एफसीएनआर तो वो अकाउंट है जो एनआरआई इंडिया में ओपन कर सकते हैं, ये वाला अकाउंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3।
अब बात करते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट की। मान लो एक पर्सन है रमेश नाम का, वो बहुत सालों से विदेश में सेटल्ड है। अब वो इंडिया में आके सेटल होना चाहता है परमानेंटली। अब वो इंडिया में परमानेंटली आके सेटल होना चाहता है और अपना सारा पैसा जायदाद इंडिया में लेके आना चाहता है। तो वो कौन से अकाउंट में पैसा लेके आएगा? वो आरएफसी अकाउंट में पैसा लेके आएगा। अब प्रीति जिंटा जो है वो सेटल हो चुकी है कहाँ पे? यूएसए के अंदर। अगर वो कल सोचे कि नहीं मेरे को इंडिया वापस आना है और वो अपने सारा पैसा इंडिया वापस लाना चाहती है, तो वो किस अकाउंट में लेके आएगी? रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या एनआरआई जब वापस सेटल होने आते हैं इंडिया में, तो इस अकाउंट में पैसा लेके आते हैं। ठीक है। अगर बाय चांस मानो कल प्रीति जिंटा का मन करे कि नहीं इंडिया में तो बहुत पोल्यूशन है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे इंडिया में, तो वो क्या करेगी? दोबारा से अपने आरएफसी अकाउंट को कन्वर्ट कर सकती है एफसीएनआर अकाउंट में या फिर एनआरई अकाउंट में, अगर वो दोबारा से एनआरआई बन जाती है। तो आरएफसी अकाउंट को दोबारा से एफसीएनआर या फिर एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है। इस आरएफसी अकाउंट का जो बैलेंस है उसके बदले में कोई भी लोन या ओवरड्राफ्ट नहीं मिलता है। ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा आरएफसी अकाउंट में? जितना बैंक डिसाइड करे। डीरेगुलेटेड है, बैंक्स अलग अलग रेट्स प्रोवाइड करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन करेंसी के हिसाब से, और जो इंटरेस्ट मिलता भी है आपको आरएफसी अकाउंट पे वो टैक्सेबल होता है। ठीक है। ये करंट अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट की फॉर्म में भी हो सकता है, टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में भी हो सकता है। हमने पहले ही देख लिया रेकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में नहीं होते हैं ये अकाउंट्स। तो ईईएफसी अकाउंट सिर्फ करंट अकाउंट था। ये वाला जो आरएफसी अकाउंट है ये करंट, सेविंग्स, टर्म डिपॉजिट तीनों फॉर्म में हो सकता है। तो इस अकाउंट में वो इंसान अपना सारा फॉरेन एक्सचेंज की एसेट्स का पैसा ला सकता है। जो भी विदेशों में उसका पैसा जमा था, उसकी फॉरेन करेंसी में कोई भी इन्वेस्टमेंट थी, शेयर्स थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आया है, बाहर के विदेश के बिजनेस का पैसा, सब कुछ आरएफसी अकाउंट में आएगा। आप ये सोचो कि बेच के सब कुछ जो भी पैसा आता है सब आरएफसी अकाउंट में आता है। ठीक है। उसे कोई गिफ्ट मिले थे, कुछ उसने इनहेरिट किया था, सब कुछ वो पैसा इस अकाउंट में आ सकता है। कोई उसके एलआईसी के क्लेम है, कोई मेच्योरिटी पीरियड पे पैसा मिला है, कोई सरेंडर्ड वैल्यू मिली है जो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में सेटल हुई है, इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे उसे एलआईसी के क्लेम मिले हैं या सरेंडर वैल्यू मिली है फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, वो सब भी आरएफसी अकाउंट में आएगा। वो जहां विदेश में काम करता था उसका कोई पेंशन फंड था, सुपर एनुएशन फंड था विदेश के एम्प्लॉयर के पास, वो भी सारा वो इंडिया में लाना चाहता है आरएफसी अकाउंट में ला सकता है। उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन था इंडिया के बाहर जब वो एनआरआई था, वो सारा पैसा इंडिया में ला सकता है। अगर उसका पहले ही इंडिया में कोई एनआरई एफसीएनआर अकाउंट था जब वो एनआरआई था, अब वो इंडिया में परमानेंटली सेटल हो गया है, तो ये सारा पैसा भी वो अपना आरएफसी अकाउंट में डाल देगा। ठीक है। कल उसको दोबारा एनआरआई बनना है तो दोबारा से इन अकाउंट्स में पैसा डाल सकता है। करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, टर्म डिपॉजिट सिंगली, जॉइंटली इसे ओपन किया जा सकता है। सेविंग्स अकाउंट ये विदाउट चेक फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। टर्म डिपॉजिट्स जो है वो 1 से 3 साल के लिए होते हैं। टर्म डिपॉजिट्स जो होंगे वो 1 से 3 साल के लिए होंगे। एफडी वगैरह करानी है 3 साल तक के लिए करवा सकते हैं। और ये जो आरएफसी अकाउंट है ये फॉरेन करेंसी में मेंटेन किया जाता है। अगर मैं यूके से आई हूँ तो मुझे पाउंड मेरे पास होंगे, तो पाउंड की फॉर्म में आरएफसी अकाउंट में पैसा जमा रहेगा। लेकिन विड्रॉल जो है वो मैं सिर्फ रुपीस की फॉर्म में करवा सकती हूँ, क्योंकि अब तो मैं इंडिया में सेटल हो गई हूँ। अब मुझे जो पैसा मिलेगा मुझे रुपी की फॉर्म में ही मिलेगा। और ये पैसा मुझे विड्रॉ करवाना हो तो कैसा होगा? वो क्रेडिट होगा मेरे रेजिडेंट रुपी बैंक सेविंग्स अकाउंट में। मेरा ये यूके का पाउंड कहाँ पे आया? आरएफसी अकाउंट में। अब आरएफसी अकाउंट से मुझे रुपी फॉर्म में पैसा जब विड्रॉ होना है तो वो पहले मेरे किसी इंडियन सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा जाएगा, ट्रांसफर होगा, वहां से फिर मुझे पैसा मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। अब आरएफसी अकाउंट में जो भी पैसा है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है? वो कोई भी रेमिटेंसेस करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है अब्रॉड, उसके लिए ये पैसा यूज हो सकता है। इंडिया में मुझे अपने पर्सनल कामों के लिए अपने डिपेंडेंट्स को पैसा देना है, मैं इस अकाउंट से दे सकती हूँ। मेरे कोई भी मुझे इंडिया में कोई खर्चा करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं आरएफसी अकाउंट से खर्चा कर सकती हूँ।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट? कौन सी गलत है रिगार्डिंग आरएफसी अकाउंट? इट कैन हैव रेजिडेंट रिलेटिव एज जॉइंट अकाउंट होल्डर, हो सकता है मेरा रेजिडेंट रिलेटिव मेरा जॉइंट अकाउंट होल्डर। द बैलेंस कैन बी फुली यूटिलाइज्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। द बैलेंस इन एनआरई अकाउंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू आरएफसी अकाउंट व्हेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनआरआई चेंजेस, ये वाली गलत है। एनआरई अकाउंट को कभी भी आरएफसी में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंडिया सेटल हो रहे हैं, दोबारा एनआरआई बन रहे हैं, तो दोबारा से उसको एनआरई अकाउंट में आरएफसी अकाउंट को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब अगर मुझे मेरा आरएफसी अकाउंट है, मैंने किसी को नॉमिनी बनाना है अपना, मैं किसको नॉमिनेट कर सकती हूँ? मैं किसी रेजिडेंट इंडियन को भी नॉमिनेट कर सकती हूँ, मैं किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन को भी नॉमिनेट, किसी नॉन रेजिडेंट को भी नॉमिनेट कर सकती हूँ। अगर मेरा अकाउंट है आरएफसी अकाउंट, अगर मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जहां पे भी मेरा नॉमिनी होगा उसे फिर आरएफसी अकाउंट का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन रुपीस की फॉर्म में, अगर वो इंडिया में रेजिडेंट है। अगर जो नॉमिनी है वो एनआरआई है, तो उसे वो पैसा विदेश में मिल जाएगा। ठीक है, अब आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट की बात करते हैं। आरएफसी अकाउंट अलग है, आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट जो है वो डिफरेंट है। एक पर्सन जो इंडिया में है, रहता है, अगर उसे फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर करता है, वो कहीं से भी बैंक नोट्स की फॉर्म में, करेंसी नोट्स की फॉर्म में, ट्रैवलर्स चेक की फॉर्म में, ओवरसीज सोर्स से उसके पास पैसा आता है, तो वो आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में जाएगा। लेकिन ये पैसा किसी भी बिजनेस से अराइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बाहर गई थी, विदेश घूमने गई थी, तो मुझे मेरे किसी रिश्तेदार ने पैसे दे दिए, डॉलर्स, हमारे रिवाज है ना, कहीं भी जाओ वो शगुन देते हैं, मान लो विदेश के, वहां पे आपको किसी ने कुछ पैसे दे दिए, कोई गिफ्ट दे दिए। जब मैं बाहर घूमने गई थी, तब मैंने पहले करेंसी कन्वर्ट करवाई थी, अब वो वापस मैं इंडिया में ले आई हूँ, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगी? वो आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, अ गिफ्ट और ऑनरेरियम और इन सेटलमेंट ऑफ एनी लॉफुल ऑब्लिगेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ रेजिडेंट इन इंडिया एंड हु इज ऑन अ विजिट टू इंडिया। तो एक पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, इंडिया की विजिट पे है, उसने कोई आपको गिफ्ट ऑनरेरियम दिया, आपने उसको कोई सर्विस दी थी, उसके बदले में आपको उसने पैसा दिया, तो आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट में आएगा। ठीक है, फिर वही डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं, अगर एडीआर जीडीआर के अंडर द डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014, उसका पैसा भी इस अकाउंट में आ सकता है। ठीक है, received as the proceeds of life insurance, policy claims or maturity or surrender value that are settled in foreign currency from an insurance company permitted by the RDA undertaking the life insurance business in India। अगर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेरे को क्लेम मिलता है, मेच्योरिटी या सरेंडर वैल्यू मिलती है, जो कि फॉरेन करेंसी की फॉर्म में सेटल हुई है, कोई इंडिया में आके बाहर की इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है, उसका क्लेम जो है फॉरेन करेंसी अकाउंट में सेटल हुआ है, वो भी इस अकाउंट में आ सकता है। लेकिन ऐसी कंपनी को इंडिया में काम करने के लिए आईआरडीए की परमिशन की जरूरत होती है। अभी जो आरएफसी डोमेस्टिक अकाउंट होता है, ये आपका करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलती है, इसमें कोई अपर सीलिंग नहीं है, जितना भी पैसा है वो डाला जा सकता है, लेकिन लिमिटेड पर्सन पीरियड्स के लिए, लिमिटेड पर्पस के लिए डाला जा सकता है। ठीक है, इनका जो बैलेंस है ये एनआरई अकाउंट में भी जा सकता है, एफसीएनआरबी अकाउंट में भी जा सकता है। मान लो पहले मैं कभी कभी लेक्चर देने जाती थी विदेश में, और मुझे उसके लिए जो पैसा मिलता था मैं आरएफसी डिपॉजिट अकाउंट में डाल देती थी। ठीक है, लेकिन अब मैं परमानेंटली एनआरआई बनने जा रही हूँ, तो जो भी आरएफसी का पैसा है डोमेस्टिक अकाउंट का, वो मैं अपने एनआरई अकाउंट में या फिर एफसीएनआर अकाउंट में डाल सकती हूँ, अगर मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम आम लोग जब थोड़े बहुत चीजों के लिए फॉरेन करेंसी यूज करते हैं, तो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट ओपन करते हैं। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स कैन ओपन बाय रेजिडेंट इंडियंस कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड कोई भी अकाउंट ओपन करते हो, तो किस फॉर्म में करते हो? सेविंग्स अकाउंट में हो सकता है, कहते किस में नहीं हो सकता? सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, टर्म डिपॉजिट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहे ऋषि एन एनआरआई, वो यूके में रहता था, अब वो इंडिया में परमानेंटली आके सेटल हो रहा है।
अब वो इंडियन रेजिडेंट बन जाएगा। अब वो अपना सारा पैसा विदेश से इंडिया में लाना चाहता है, तो कौन सा अकाउंट उसे ओपन करना चाहिए, ईईएफसी, आरएफसी, आरएफसीडी या फिर डायमंड डॉलर अकाउंट। तो ये हम पढ़ चुके हैं, वो हमने प्रीति जिंटा वाला एग्जांपल किया था ना कि अभी वो इंडिया में सेटल होना चाहती है, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगी, वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करेगी। ठीक है, चलिए अब आता है डायमंड डॉलर अकाउंट। अभी तक हमने जितने भी अकाउंट्स किए हैं वो किसी भी विदेशी करेंसी में मेंटेन किए जा सकते थे, लेकिन डायमंड डॉलर अकाउंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर्स की फॉर्म में ही मेंटेन किया जा सकता है। कोई भी फर्म्स या कंपनीज, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है ये अकाउंट। जो फर्म्स या कंपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिर्फ यूएस डॉलर्स की फॉर्म में, करंट अकाउंट की फॉर्म में, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर मेरी कंपनी है, मेरा फर्म है, डायमंड डॉलर अकाउंट मेंटेन करना चाहती है, मैं मैक्सिमम 5 अकाउंट ओपन कर सकती हूँ डायमंड डॉलर अकाउंट। मेरी कंपनी 5 अकाउंट ओपन कर सकती है, लेकिन मान लो मेरे 3 अकाउंट है, तो इन तीनों अकाउंट में एक दूसरे अकाउंट में पैसा आएगा जाएगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले डायमंड डॉलर अकाउंट से डॉलर्स इधर चले गए, इससे इधर चले गए, नहीं, आपस में इनमें पैसा आना जाना अलाउड नहीं है। तो एक एक्सपोर्टर फर्म या कंपनी 5 या उससे कम अकाउंट ओपन कर सकती है, लेकिन आपस में इनमें ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आपका ईईएफसी अकाउंट के अलावा, ईईएफसी वो बिजनेस वाला अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट के अलावा अगर आपका कोई भी इंडिया में फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, तब आप डायमंड डॉलर अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक्सपोर्ट फॉर्म्स and companies holding foreign currency except in EEFC account with banks in India or abroad also will not be eligible to open the diamond dollar account। अगर उनका फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में ईईएफसी के अलावा कहीं इंडिया में या विदेश में किसी अकाउंट में है, तो वो ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। नो इंट्रा अकाउंट ट्रांसफर्स आर अलाउड। डीडीए एक से दूसरे के बीच में अलाउड नहीं होता है। अब ये कौन सी कंपनीज है जिनको डायमंड डॉलर अकाउंट खोलना अलाउड है? डायमंड डॉलर से याद रख लो, ज्वेलरी से रिलेटेड है। अगर आपका काम आप डायमंड जो रफ या कट या पॉलिश डायमंड्स खरीदने बेचने का काम करते हो, इवन डायमंड्स नहीं, अगर आप कोई भी मीनाकारी वाली ज्वेलरी, किसी में जड़ाऊ हार है, कुछ भी है, किसी भी टाइप के स्टोन्स का काम करते हो आप, इवन अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी के अंदर भी डील करते हो, तो आप डायमंड डॉलर अकाउंट खोल सकते हो। प्रेशियस मेटल ज्वेलरी, प्लेन ज्वेलरी, मीनाकारी, स्टडेड ज्वेलरी, किसी भी टाइप की ज्वेलरी का आप काम करते हो, आप ये अकाउंट खोल सकते हो। आपका एटलीस्ट 2 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि देखो हम ये डायमंड्स का, जेमस्टोन्स का ये काम करते हैं, 2 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। और आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ या 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर्स में। 3 सालों में कितना होना चाहिए? 3 करोड़ या उससे ज्यादा का एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए पिछले 3 साल का। ठीक है, फंड्स जो हैं आप रुपी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम योर डायमंड डॉलर अकाउंट। बैंक्स जिनमें ये अकाउंट्स मेंटेन रहते हैं, इन अकाउंट्स का जो पैसा होता है डायमंड डॉलर अकाउंट्स का, उन पे कैश रिजर्व रेशो भी लगती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी लगती है। ठीक है, चलिए इसमें अब हम कौन से पैसे से डील कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो भी आपको मिलता है यूएस डॉलर्स की फॉर्म में, प्री शिपमेंट, शिपमेंट से पहले या शिपमेंट के बाद वाला कोई भी फाइनेंस है इस अकाउंट में आ सकता है। आप जब ये ज्वेलरी वगैरह, डायमंड, गोल्ड बेचते हो, इसका एक्सपोर्ट का प्रोसीड्स भी आपका इस अकाउंट में आ सकता है। हमेशा यूएस डॉलर्स की फॉर्म में आएगा। कोई आपने इंपोर्टर को पे करना है, आपने कहीं से कुछ ओवरसीज या लोकल रिसोर्सेज से आपने कुछ परचेज किया है और आप डायमंड डॉलर की फॉर्म में पे करना चाहते हो, चाहे ओवरसीज चाहे लोकल, आप इस अकाउंट से पे कर सकते हो। तो आपका इस रिलेटेड कि आपने खरीदना, बेचना, पैसा मिला, फाइनेंस, वो सारा इस अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन हो सकती है, चाहे गोल्ड है चाहे डायमंड्स है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड डॉलर अकाउंट? नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, हाँ जी, करंट अकाउंट है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओनली इंडिविजुअल कैन ओपन दिस अकाउंट, नहीं, फर्म्स और कंपनीज ये अकाउंट खोलती हैं। इट कैन बी ओपन इन एनी फॉरेन करेंसी, नहीं, सिर्फ यूएस डॉलर। डायमंड डॉलर लिखा है ना, तो सिर्फ स्टेटमेंट हमारी कौन सी सही है? ए, इन्होंने करेक्ट ही पूछा है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब किसी को इंडियन रेजिडेंट को प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है विदेश में, तो वो कैसे कर सकता है?
इफ सच प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड जब वो एनआरआई था। अगर मैं जब एनआरआई थी तब की जो मेरी प्रॉपर्टी विदेश में है, अब मैं इंडिया आ गई हूँ तब भी वो मेरे नाम पे है तो मैंने होल्ड कर ली एज एन इंडियन, या मेरे किसी फॉरेन के रिश्तेदार ने मुझे वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी है, तब मैं फॉरेन की जो प्रॉपर्टी है उसे होल्ड कर सकती हूँ। ठीक है, कोई गिफ्ट मिला है, कोई इनहेरिटेंस मिला है, या फिर परचेज्ड आउट ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज जो मेरी आरएफसी अकाउंट में पड़ी है, या फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज है उसमें से परचेज की गई जा सकती है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्वायरिंग जॉइंटली विद अ रिलेटिव रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मैंने किसी के साथ जॉइंटली एक्वायर कर ली है, रेजिडेंट रिलेटिव के साथ जो बाहर रहता है, लेकिन इंडिया से कोई भी फंड्स का फ्लो नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से मैं प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती हूँ इंडिया के बाहर भी, इंडियन रेजिडेंट रहते हुए भी, कि या तो मुझे किसी ने दे दी है ना, या मैंने, मान लो एक रिश्तेदार थे मेरे एनआरआई, ठीक है, एनआरआई रिश्तेदार ने किसी इंडियन रिश्तेदार को प्रॉपर्टी दे दी, इस इंडियन रिश्तेदार ने मुझे दे दी, तो ये भी एक तरीका है कि मैं फॉरेन वाली प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए अब अदर स्पेसिफिक कैटेगरीज जिनको फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करना अलाउड है, कुछ और स्पेसिफिक कैटेगरीज आपकी बुक में मेंशन्ड है जिन्हें फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलना अलाउड है इंडिया में। वो कौन है? अगर कोई भी इंडियन एजेंट है शिपिंग या एयरलाइन कंपनी का, कंपनी इंडिया के बाहर की है लेकिन इंडिया का जो उनका एजेंट होगा वो फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में ओपन कर सकता है। ठीक है, इंडिया की जो शिप मैनिंग क्रू मैनेजिंग एजेंसीज हैं वो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन कर सकती हैं। फॉरेन कंपनीज का इंडिया में कोई प्रोजेक्ट है वो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन कर सकती हैं। किसी ने इंटरनेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करने हैं, पैसा लगेगा, तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स यूटिलाइज कर सकती हैं। डेफर्ड पेमेंट टर्म्स पे कोई एक्सपोर्ट करता है, डेफर्ड पेमेंट में क्या होता है कि आपने सामान अभी एक्सपोर्ट कर दिया, आपको पेमेंट किस्तों में बाद में आएगी, तो ऐसे ही कोई एक्सपोर्टर है वो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है। कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट है वो ओपन कर सकती है। कोई इंडियन कंपनी को अगर एफडीआई रूट से, एफडीआई कोई इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इंडियन कंपनी में, उन्हें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है तो वो भी फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी री इंश्योरेंस या कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर है आईआरडीए के साथ रजिस्टर्ड, उसे कोई पैसा मिलता है फॉरेन करेंसी में, वो भी इन्हें अकाउंट मेंटेन कर सकता है। इनकी डिटेल मत देखिए, इतना फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन आप इसको एक बार आइडिया ले लीजिए कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इनके अलावा किस किस को फॉरेन करेंसी में अकाउंट मेंटेन करना अलाउड है। ठीक है, अब फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया के बाहर किनको ओपन करना अलाउड है, कि मैं अगर विदेश में कोई वहां की करेंसी का अकाउंट मेंटेन करना चाहूँ एज एन इंडियन, तो मैं कब कर सकती हूँ? मेरा बिजनेस का काम है, मैं पढ़ने गई हूँ बाहर, ठीक है, जब मैं पढ़ के वापस आ जाऊंगी तो वो पैसा फिर मेरा एलआरएस समझा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाहर घूमने गई हूँ, विजिट पे हूँ फॉरेन कंट्री के, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी मुझे वो पैसा फिर मैं यहाँ पे ले आऊंगी। अगर मुझे किसी एग्जीबिशन ट्रेड फेयर में बाहर पार्टिसिपेट करने जाना है, मैंने वहां पे कुछ बेचा है, उसका पैसा मुझे वहां किसी अकाउंट में डालना है, तब भी मैं फॉरेन में अकाउंट ओपन कर सकती हूँ, मतलब इंडिया के बाहर ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, बाय अ रेजिडेंट फॉर सेंडिंग रेमिटेंसेस अंडर एलआरएस, मेरे फादर ने मुझे विदेश में पैसा भेजना है अंडर एलआरएस, तो फिर वहां पे वो भी एक इंडिया में उनका इंडियन अकाउंट होगा, विदेश में वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसी को रेज करने हैं ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वगैरह, उन सब के लिए भी ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर कोई इंडियन स्टार्टअप है, नई कंपनी कोई स्टार्टअप है, उसकी एक ब्रांच विदेश में है, ठीक है, उस विदेश की ब्रांच से जो पैसा आ रहा है वो किस अकाउंट में जाएगा? फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो इन लोगों को फॉरेन करेंसी अकाउंट आउटसाइड इंडिया ओपन करना अलाउड है। ठीक है, अब अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पैसा इंडिया में रिसीव करना फॉरेन करेंसी का रेगुलेट किया जाता है अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अगर कुछ फॉरेन सोर्स से पैसा आता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है, कोई हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एनजीओस को, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को, मीडिया वालों को, ये रेगुलेट कैसे होता है? पहले था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976, अब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। अब
बीजेपी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ये अलग अलग जो एनजीओज हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, एनडीटीवी, रिपब्लिक इंडिया, इनको अगर पैसा मिलना है बाहर से तो ये हाईली रेगुलेटेड है। कहाँ रेगुलेट होता है? इस एक्ट के तहत। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वरुण एन इंडियन रेजिडेंट विजिटेड अमेरिका। वरुण एक इंडियन रेजिडेंट है, अमेरिका गया, उसको वहां पे $5,000 मिले और निरीलियम उसने सर्विस प्रोवाइड की, उसको $5,000 मिले। अब वो ये करेंसी इंडिया में लेके आता है, कौन सा अकाउंट ओपन करे इस पैसे को जमा करवाने के लिए? वो कौन सा अकाउंट ओपन करेगा? RFC, डोमेस्टिक अकाउंट। जब आप बाहर जाते हो छोटे मोटे काम के लिए, जो भी वहां से पैसा लेके आते हो, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट में वो पैसा डालोगे। एनआरआई वापस आ रहा होता तो वो RFC अकाउंट में डालता। ठीक है, चलिए अब जो हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को फॉरेन करेंसी काफी रेगुलेटेड है अगर वो रिसीव करते हैं, तो कुछ लोगों को प्रोहिबिटेड है कि वो विदेश से पैसा एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो कौन लोग हैं? जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो कॉलम लिखते हैं, कार्टूनिस्ट हैं, एडिटर हैं, जिनका अपना रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, जज हैं, सरकार में काम करते हैं, किसी एमएलए हैं, किसी पार्टी में हैं, पार्टी में कोई ऑफिस बेरर हैं, किसी भी पॉलिटिकल नेचर की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आप ऑडियो विजुअल न्यूज़ करंट अफेयर प्रोग्राम चलाते हो, इन सबको फॉरेन से पैसा रिसीव करना अलाउड नहीं है। जिन जिन को मैंने बोल्ड में किया हुआ है फॉन्ट, जिनका जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, एमएलए और फिर आपके जो पॉलिटिकल पार्टी और उनके ऑफिस बेरर हैं, इनको फॉरेन से पैसा भी अलाउड नहीं है, इनको फॉरेन की हॉस्पिटैलिटी भी रिसीव करना अलाउड नहीं है। कि कोई आपको कहे अरे हम आपकी ट्रिप स्पॉन्सर कर देते हैं, हम आपका होटल का खर्चा दे देते हैं, हम आपका मेडिकल खर्चा उठा लेते हैं, वो सब इन्हें रिसीव करना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब अगर आपको कोई रिलीजियस कल्चरल आप प्रोग्राम करते हो, ठीक है, और आपकी कोई उस नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल रिलीजियस कल्चरल नेचर का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करनी है, तो ऐसे प्रोग्राम्स करने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना पड़ता है अगर उन्हें फॉरेन करेंसी रिसीव करनी है। बिना परमिशन के अगर उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के अगर उन्हें पैसे रिसीव करने हैं तो उन्हें प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की। लेकिन ये जो परमिशन मिलती है ना, ये सिर्फ उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए और एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही मिलेगी। या तो आप रजिस्टर करा लो, अगर आप रजिस्टर नहीं हो, सिर्फ एक फंक्शन के लिए पैसा आ रहा है, तो स्पेसिफिक उस फंक्शन के लिए ही आपको स्पेसिफिक जगह से पैसा रिसीव करना अलाउड होगा फॉरेन का। अगर आप खुद को रजिस्टर कराते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि हम एलिजिबल हों फॉरेन से पैसा रिसीव करने के लिए, हमें ये हमारा मंदिर है, हमें बाहर हमारे भक्त पैसा देते हैं, तो 5 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वाला वैलिड होगा। ठीक है, अगर आपको रिलीजियस पर्पस के लिए पैसा रिसीव हो रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी और को ये पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये आपको मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिला है। ठीक है, उसके बाद मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी था और हमारे अकाउंट में पैसा भी पड़ा है। बाय चांस हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट हो जाती है, तो हमारा जो भी पैसा होगा वो बैंक में फ्रीज हो जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर आगे पास नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद बैंक को रिपोर्ट करना होता है। नॉर्मली अगर विदेश से कोई भी पैसा इंडिया में किसी के भी बैंक अकाउंट में आता है तो विद इन 48 आवर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट भेजी जाती है। ठीक है, कितना भी पैसा मिला हो, कितने भी अमाउंट का पैसा मिला हो, विदेश से जो भी पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट को 48 आवर्स में रिपोर्ट उसकी जाती है। और आपको जब भी फॉरेन करेंसी का पैसा मिले, जिस पर्पस के लिए मिला है उसी पर्पस के लिए आप उस पैसे को स्पेंड करेंगे। कभी भी आप सट्टेबाजी के लिए, स्पेक्यूलेशन के लिए आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पर्सन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन किनको लेना अलाउड नहीं है, हमने लिस्ट देखी थी। इलेक्शन के कैंडिडेट, कोई कॉलमनिस्ट, पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिकल पार्टी, इन सबको ही विदेश से पैसा लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए इनका पूरा एक इलेबोरेट प्रोसेस होता है, बाहर से पैसे क्या रिसीव होंगे, कैसे होंगे, इनको अंडर दी वहां पे एक्ट के अंडर प्रोहिबिटेड है। ये हमने अभी यहाँ पे ये लिस्ट देखी थी। ठीक है, ये वाली प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन इंडिया बाय, किसे अलाउड नहीं है। हमने एक और लिस्ट देखी थी ना, किनको फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन करना अलाउड है इंडिया में। शिप मैनिंग वालों को अलाउड है, कोई विदेश से किसी को एफडीआई मिल रहा है इंडियन कंपनी को, इनको अलाउड है। एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्टिंग अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, इनको अलाउड नहीं है। अगेंस्ट डेफर्ड पेमेंट को अलाउड है कि आपको बाद में पेमेंट मिलेगी, एडवांस पेमेंट वालों को अलाउड नहीं है। कॉम्पोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इनको भी अलाउड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया के बाहर ओपन करना अलाउड है। बिजनेस करने के लिए अलाउड है, स्टडी करना है अब्रॉड अलाउड है, रेजिंग एडीआर जीडीआर अलाउड है, रेमिटेंसेस भेजनी है अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, उसके लिए आप विदेश में अकाउंट खोल रहे हैं, ये भी अलाउड है। तो सब पर्पस के लिए अकाउंट खोलना अलाउड है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।